नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज अगर हम देख रहे हैं अपने देश में जिस प्रकार से माहौल है, हमारा देश जो है वो आज आरक्षण को लेके, आरक्षण के नाम पर हमारे देश में SC/ST के नाम पर, एक्ट के नाम पर जल भून रहा है। पूरे देश में विद्रोह मचा हुआ है। सवर्ण समाज वो रोड पे आ गया। SC/ST एक्ट जो है या SC/SC के समुदाय के लोग हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस प्रकार से जनता परेशान है। एक तरफ डेवलपमेंट की बात भारत सरकार कर रही है और दूसरी तरफ जो हमारा देश जो है वो इन सब चीज़ों से पीड़ित है। तो आज हम अपने इस शो में कुछ इसी प्रकार की समस्याओं को लेकर, कुछ इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में माहौल बन रहा है, किस प्रकार से घमासान मचा हुआ है और क्या ये किसी विकसित देश या जिस प्रकार से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी है, जिस प्रकार से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रही है, तो क्या ये संभव है हमारे देश में। तो आज हमारे बीच में श्री हरीश चंद्र जी मौजूद हैं, जो पूर्व IAS रह चुके हैं, पूर्व सचिव भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय में रह चुके हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इसके अलावा ये सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़ा मोर्चा संभाले हुए हैं जनता की, अपने समाज के हक की लड़ाई के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए और किस प्रकार से उस समाज को बेहतर बनाया जाए, किस प्रकार से शिक्षा बेरोजगारी को हटाया जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हरीश चंद्र जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारे देश में माहौल बना हुआ है, आपने देखा अभी भारत बंद 6 सितंबर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो भारत सरकार या सरकार द्वारा जो बनाया गया है उसमें उसका लोग नाजायज फायदा उठाएंगे, वो हमारे समाज के विरुद्ध है। सरकार कह रही है कि जो पिछड़ी जाति जनजाति पे जो उत्पीड़न हो रहा था उनकी रक्षा के लिए SC/ST एक्ट बना रहे हैं। तो ये एक तरफ सरकार जो है वो देश हित की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो जनता है वो कह रही है कि सरकार ने जो किया है वो गलत किया है। क्या कहेंगे आप कि आपकी तरफ से क्या तर्क आएगा कि क्या ये सही है जिस प्रकार से देश में ये विद्रोह मचा हुआ है एक्ट को लेकर। देखिए, अगर इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, सभी मोर्चों में पूरी तरह से विफल है। आप देख रहे हैं कि 80 रुपया लीटर का पेट्रोल का हो गया। किसान त्राही कर रहे हैं, गाय भैंसे छुट्टा सान उनकी फसलों को चढ़ जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। अपनी हार्डकोर मेहनत के बावजूद भी फसल पैदा उगाता है, उसकी दिन को तो मेहनत करता है, रात को उसकी रखवाली करता है और परिणाम होता है इसके बावजूद भी अपनी फसल नहीं बचा पाता और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से आज़ादी के बाद पहली बार 70 वर्ष के बाद अब $1 खरीदेंगे आप तो 72 रुपया देना। रुपए की जो कीमत है बहुत गिर गई है। हाँ, कीमत रुपये की हिंदुस्तान के इतिहास में या अब तक के 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ। जी, आप देखेंगे कि जो भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो $1 में $2 मिलता था। उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी थी। आज 70 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि 72 रुपये में आपको $1 मिलता है, जिससे हमें रुपया ज़्यादा देना पड़ता है और हमें सामग्री हम विदेशों से कम खरीद और दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रहे हैं। सामान की रोजमर्रा की चीज़ें लोगों की बढ़ती जा रही है, दुश्वारियाँ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किसानों की एक बहुत बड़ी तबाही का कारण एक और है कि उनके पास दुधारू गाय जो गाय सूख गई हैं, भैंसें सूख गई हैं, बछड़े हैं। अब किसान जो अपनी खेती बाड़ी ट्रैक्टर से करता, आखिर उसका क्या करे। दुधारू पशुओं को भी कोई खरीद के ले जाता है, उसका दूध देने के तो माव लिंची के द्वारा बजरंग दल वाले हैं, RSS के हैं, भाजपा के हैं, उनकी पकड़ करके माव लिंचिंग हो रही है और उनकी हत्या कर देते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले 6 माही में 72 लोगों की हत्या की गई है माव लिंचिंग के द्वारा, एक भीड़ द्वारा लोगों को पीट कर, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर मोदी जी बहुत तारीफ करते हैं अपने प्रदेश की, गुजरात की। दूसरे नंबर पर गुजरात में, जिसमें माव लिंची द्वारा दलितों की हत्या की गई, मुसलमानों की हत्या की। SC/ST एक्ट के बारे में क्या कहेंगे आप। सवर्ण समाज जो है रोड पे है, दलित समाज जो है वो उसको भी न्याय नहीं मिल रहा है। एक्ट
बनने के बाद भी किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार से देश हित की बात हो रही है, किस प्रकार एक सुशासन की बात कर रही है। तो कुशासन है, देश में किडनैपिंग, देश में हत्याएं खुलेआम हो रही हैं। क्या उस समाज को न्याय मिल पाएगा जिसके लिए ये बना है? इसका विस्तृत बताइए आप, क्योंकि आप एनालिस्ट हैं, आप सोशल चिंतक भी हैं, बताइए इसके बारे में। देखिए, इस देश में भाजपा और आरएसएस इस देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। 70 वर्ष आज़ादी के 70 वर्ष बाद में कभी SC/ST एक्ट को, SC/ST उत्पीड़न एक्ट को लेकर कोई कभी राजनीति नहीं। पहली बार इस तरह से हो रहा है कि समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? ये भाजपा के लोग। आपने देखा होगा जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो सारे भगवाधारी उसमें खड़े थे, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का या दूसरे संगठनों को नहीं था। तो इनकी रणनीति है SC/ST। मैं तो 35 वर्ष IAS में था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक भी SC/ST दुरुपयोग का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया, जबकि मैं बहुत संवेदन व्यक्ति था। दूसरी बात, विडंबना की बात देखिए कि किस तरह से अभी भी देश में जातिवादी मानसिकता है। आप देखें, हमने खुद जब कमिश्नर था तो रिव्यू किया था, जितने मुकदमे दर्ज होते उस पर 2% कन्विक्शन हो पाता। उसका कारण क्या है कि गवाहों को इतना आतंकित कर दिया जाता है, या गवाहों को कभी कभी हत्या कर दी जाती है, आतंकित कर दिया जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि जाके गवाही करे। जो भुक्तभोगी है उसको भी इतना डरा धमका दिया जाता है। तो ये क्या होता है? तो ये तो कहना बहुत बेमानी है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। एक तरफ कितनी आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो मोदी जी की सरकार जो है SC/ST एक्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाइल्यूट किया था, उसको उसकी महत्ता कम कर दी, तो उसको पुनर्स्थापित किया। दूसरी तरफ आप देखें कि भाजपा RSS के लोग ये बयान दे रहे हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। यानी अभी पिछले 6 सितंबर को कल राज मिश्र जैसे इनके पुराने नेता, भाजपा के पुराने नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि इसको एक्ट को ले आने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के इसको विरोध करना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करने। इसलिए ये बताइए आप हमें कि कहीं सरकार इस SC/ST एक्ट पे सियासत तो नहीं कर रही है, अपना वोट बैंक तैयार कर रही है 2019 जो लोकसभा चुनाव है उसकी? ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा इसके पीछे कुछ ऐसा चल रहा हो? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस सरकार की स्थिति ऐसे ही है कि चोर से कहो चोरी करो, और साथ से कहो जागते रहो। एक तरफ तो SC/ST एक्ट को लेकर के पुनर्स्थापित करती है, दूसरी तरफ भाजपा और RSS के लोग इसका विरोध करते हैं। तो इससे स्पष्ट साफ हुआ कि सवर्ण जाति के लोगों को, एक तरफ तो सवर्ण जाति के लोगों को के साथ मिलकर के इसका विरोध करती है, दूसरी तरफ दलितों को कहते हैं, इस बात का कह रहे हैं कि नहीं हम आपकी सुरक्षा के लिए। और कितनी इस देश की विडंबना की बात है कि हम कहते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति तो 2500 वर्ष पुरानी, और 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता संस्कृति में हम अपने देश में रहने वाले लोगों का हम उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं, नीच समझते हैं, अछूत समझते हैं। ये हैरत की बात है। किस तरह से आप अपने को सभ्य समाज, जो लोग इसका विरोध करते हैं, वो क्यों नहीं अपने बीच में बैठ करके इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम सभी लोग बराबरी का दर्जा हासिल है। जब से SC/ST एक्ट लागू हुआ है, कितनी FIR लिखी गई? क्या थाना पुलिस उनका साथ दे रहा है? कितने मुकदमे दर्ज हुए? क्या उत्पीड़न बंद हुआ? एक्ट तो लागू हो गया, लेकिन जिस एक्ट को सब कुछ सुधारने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, क्या उन लोगों की एक भी FIR कहीं लिखी है? देखिए, आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ सिर्फ एक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा अगर एक्ट को लागू नहीं किया गया। अभी देश और प्रदेश में ऐसा नहीं है, हर दिन उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या उनकी FIR, क्या उनकी सुनवाई थानों में हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आदेश है कि एक्ट हमने बना दिया लेकिन FIR मत लिखना? देखिए, आपका प्रश्न बहुत समसामयिक है। मैं इसी संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करना चाहूँगा। 25 नवंबर 1949 को जब संविधान का मसौदा दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि संविधान एक कागज का टुकड़ा है, इसकी सफलता इस
सफलता इस पर निर्भर करती है कि इसको लागू करने वाले लोग कैसे। अगर अच्छे लोग होंगे तो संविधान कितना खराब रहे अच्छा होगा, और संविधान कितना अच्छा रहे उसको लागू करने वाले लोग खराब है तो खराब साबित होगा। यही बात SC एक्ट को लेकर के भी कही जा सकती है कि उसको लागू करने वाले कितना संजीदा है, कितना संवेदनशील है, और कितना अपने देश के लोगों को बराबरी के दर्जे से, स्वतंत्रता से, भाईचारे के नजरिए से देखते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से, मैंने कहा कि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये मैंने अपने IAS की नौकरी में देखा। मैंने चाहे DM रहूं चाहे कमिश्नर रहूं, कोई ऐसा एक्ट रहे जिसको हमने पूरी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है हमारा आपसे। जिन सफेद पोशों की शागिर्द में कोई सफेद पोश या कोई बहुत ओहदे वाला पावरफुल व्यक्ति, मैं नाम भी लूंगा अभी उनका, उन पर अगर कोई दलित व्यक्ति जिस पर उत्पीड़न हो रहा है, उस पर आरोप लगाता है, तो क्या उसकी FIR दर्ज की जाती है? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक महिला ने आरोप लगाया एक्ट, अब आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। क्या कहेंगे एक्ट सफल होने का? किस प्रकार की सरकार की बात करेंगे? देखिए, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो मैं बात कर रहा था, आपने जो बात की उसकी पुष्टि करती। एक तो पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते। जब मुकदमा दर्ज की इसकी असफलता कारण है, मुकदमा दर्ज करते हैं तो उसके सारे तथ्यों को ठीक से लिखते नहीं, मुकदमा लिखने में देरी कर देते हैं। और दूसरे, जैसे मैंने कहा कि डरा धमका करके जो भी लिखा गवाहों को डरा दिया जाता है, और जो भुक्तभोगी है उसको डरा दिया जाता है, तो वो तो वैसे फुस हो जाता है। हरिश्चंद्र जी, देश में या प्रदेश की बात करें तो आवारा पशु जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई रख रखाव नहीं है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। रात में कभी किसी गाड़ी की टक्कर किसी गाय से हो जाती है, लोगों की जान को खतरा है। कई सारी ऐसी घटनाएं सुनने में आती है, दर्जनों लोग मर रहे हैं और घायल हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि गाय को जिस प्रकार से प्रमोट कर रही है सरकार, और जिस प्रकार से उन्होंने स्लॉटर हाउस को बंद किया, या उसके कटने पे या उसके रखरखाव पे जिस प्रकार से सियासत की, आपको नहीं लगता कि इसकी व्यवस्था इन्हें पहले से करनी चाहिए थी? जिस प्रकार से लोग परेशान हैं, खुलेआम जानवर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपका प्रश्न बहुत उचित है। देखिए, किसी भी देश में या पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण प्राणी इंसान होता है, और भाजपा और RSS के लिए गाय और सांड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, आदमी गॉड हो गए। आज देखिए, सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि शहरों की हालत तो बहुत ख़राब है, ग्रामीण इलाकों की बहुत हालत ख़राब है कि छोटा पशु जिसमें गाय हैं, सांडे हैं, भैंसे हैं, खुल्ला छोड़ दिए जाते हैं और किसान तबाह हो रहा। दूसरा, आप देखने में आएगा कि किसान अपनी आमदनी, जो आज के ज़माने में ट्रैक्टर से खेत की जुताई करता तो अपने बैल की या बछड़े की बिक्री कर देता था, दुधारू पशुओं जो सूख जाते थे उनकी बिक्री करता है, उसी कुछ आमदनी होती थी। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो गाय सूख गई है, भैंस सूख गई है, अब बछड़े हैं, अब उसका क्या करें? उसको खिलाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वो संसाधन कहाँ से जुटाए? इसके बावजूद कि सरकार, तो आप देख लीजिए कि सरकार अपने कानून को कितना ईमानदारी से लागू करती है। इसके लिए कानून बनाया है कि किसान उसको लाइसेंस लेकर के उसको मार सकता है, लेकिन मारे तो क्या लिखा है एक्ट में? लिखा है कि कितना फीट का गड्ढा खोदेगा, क्या क्या करेगा, बताइए। एक भी, जब ये गायों की हालत, गाय और सांडों के बारे में इस तरह, तो किसान की हिम्मत नहीं होती कि गाय के नाम पर उनका हमला कर दिया जाए। देश में अक्सर आरक्षण को लेके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आरक्षण को लेके लोग अपने अपने व्यक्तिगत आरक्षण, कोई नौकरी में आरक्षण की बात करता है, कोई पढ़ाई में आरक्षण की बात करता है, कोई प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है, कोई जाति के आधार पर आरक्षण मांग रहा है, कोई आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहा है। लेकिन एक गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है आरक्षण, बल्कि जो हजारों वर्षों से
शिक्षा से, धन संपत्ति से वंचित थे, और यही नहीं मानवीय जिंदगी बिता रहे, दास से भी बदतर जिंदगी बिता रहे थे, उनको समाज की मुख्य धारा में बराबरी में ले आने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और उसी तरह से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ों के लिए की गई थी मंडल कमीशन की व्यवस्था। और सवाल इस बात का होता है कि 70 वर्ष आज़ादी की आप क्या कर रहे थे कि अभी भी लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। समाज तो इस स्तर पर पहुंच जाना चाहिए कि भाई कोई आरक्षण की बात ही नहीं करे, सभी जैसे दुनिया के और देशों में। संविधान निर्माताओं ने हमारे देश में इस बात की व्यवस्था की कि किसी तरह से जाति के आधार पर, धन के नाम पर, रूप रंग के आधार पर, मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी बराबर होंगे। और इस बात की व्यवस्था की गई कि सभी को समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे का होगा। भाईचारे का ना, अरे भाईचारा क्या, जब एक तरफ एक सेना खड़ी है, सवर्ण खड़े हैं, दूसरी तरफ दलित पिछड़े खड़े हैं, मुसलमान खड़े हैं, तो ये तो आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ना। स्टेट्समैन वो होता है जो समाज को जोड़ता, समाज की समस्याएं क्या है उसका विश्लेषण करे और इस तरह से तरक्की करे कि सभी लोगों में भाईचारा हो, समानता हो, स्वतंत्रता, और सभी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज थे जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जो सरकार है, इस सरकार से देश के लोकतंत्र को खतरा है। एक वो टाइम था और अभी कुछ दिन बीते हैं और देश के संविधान में आग लगा दी गई। तो किस प्रकार से माहौल बन रहा है? हिंदुस्तान के इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ जब जजेस ने कॉन्फ्रेंस की और लोकतंत्र को खतरा बताया, और ये भी पहली बार हुआ जब संविधान में आग लगाई गई। हरीश जी, आप इतने हायर प्रोफाइल पे थे, IAS रहे हैं, भारत सरकार में रहे हैं, सलाहकार रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय की भी आपने सेवा की है। क्या ये बात सही है कि कभी जो लोग जो न्याय देते हैं, जो न्यायपालिका में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, उनको लगा क्या ऐसा माहौल बन रहा था देश में जो उनको लगा कि लोकतंत्र को खतरा बताया गया और फिर संविधान में आग लगाई गई? किस प्रकार के लोग हैं या किस प्रकार की सियासत हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह महसूस किया, कई इस तरह के मामले उनके सामने आए जिसमें ये महसूस किया कि जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जो न्यायपालिका में पारदर्शिता होनी चाहिए वो नहीं है। कहीं न कहीं सरकारी दबाव में कुछ जजेस हैं जो काम कर रहे हैं, जो न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बताया हुआ। लोकतंत्र में हमारे देश में या जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जुडिशियरी स्वतंत्र और निरपेक्ष होती है। वो कानून की व्याख्या बिना डर भय के, बिना किसी दबाव के करती। कई ऐसे प्रकरण आए जिसमें किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई प्रकरण आए जो सरकार के दबाव में काम किया गया, जिसका विरोध सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। तो ये पहली बार हुआ है। और संविधान देखिए, संविधान किसी देश की आत्मा होगी और संविधान को उन लोगों ने बनाया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी लगा दी। 2500 वर्ष में वैशाली में गणतंत्र था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो इस देश ने गंवा दिया, विदेशों में चली गई। हमारे यहाँ वही फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू हो गई, जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छूत अछूत की व्यवस्था हो गई। तो उसी जो व्यवस्था हमारे देश में रही, यही भगवान बुद्ध अपने बौद्ध विहारों में भी लागू करते, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो हमारे देश ने उसको गंवा दिया। अब कहते हैं, अरे आप जिस बात की कहते हैं हिंदुत्व तो कोई एक अरबी लोगों ने इसको हिंदू नाम दिया। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति तो ये रही है जिसका भगवान बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया। वैशाली में गणराज्य था, उसका था। मेरा मानना है कि इस तरह से पूरे देश में इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जाति युद्ध छिड़े, आपस में लोग संघर्ष करें, कत्लेआम हो, झगड़ा फसाद हो। ये आप देखते होंगे कि जिस तरह से विद्रोह, समर, हड़ताल एक तरफ कर रहे हैं, SC दूसरी तरफ कर रहे हैं। हरिजन जी, आपने एक लंबे समय अंतराल तक भारत सरकार में रहे, आपने एक लंबा टाइम दिया उसमें, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी के। तो
ये जो आपका संगठन, जो ये आपकी पार्टी है, ये क्या, किन उद्देश्यों के लिए आपने इसको बनाया? क्या इसका एम है? किन किन अधिकारों की, किन हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? जरा अपनी पार्टी के बारे में बताइए। देखिए, हमारे देश के शहीदों का, क्रांतिकारियों के जिस भारत का सपना था, हम उस सपने को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी की स्थापना की। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि इस देश की सत्ता से गोरी चमड़ी के लोग जाएं और इस देश की सत्ता में काली चमड़ी के लोग सत्ता पर कब्जा कर बैठे। हम नहीं चाहते कि इस देश से मिस्र जान जाए और मिस्र गोविंद इस देश की सत्ता। हम चाहते हैं कि समाज व्यवस्था का आमूल चल परिवर्तन हो। न किसी के पास अपार संपत्ति हो, न कोई निर्धन हो, न कोई छूट हो, न कोई अछूत हो, न कोई बड़ा हो छोटा हो, बल्कि सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी को समान अवसर मिले, ताकि ये देश फिर से एक सोने की चिड़िया हो सके। एक नई, उनका सपना था एक सही माने में एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज बनाने की। और ये नहीं कि मैं पार्टी बनाने का मकसद मुझे कोई ये नहीं था कि सत्ता पर कब्जा करना या सुख सुविधा के लिए मैंने नहीं किया। हमारी जो संवेदना थी, हमारे देश के लोगों के प्रति लगाव था, प्रेम थी, मोहब्बत थी, एक चिंता थी समाज की, देश की चिंता थी। उस चिंता को लेकर के हमने इस पार्टी की स्थापना की। पार्टी राष्ट्रीय जनवादी पार्टी गठित करने के पीछे मैंने अपनी 35 साल की IAS में सेवा काल में जिस तरह से कानून का राज कानून का राज लागू करने की कोशिश की, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हमने पार्टी बनाई। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे 35 वर्ष के सेवा काल में कम से कम सभी सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, करीब अगर देखा जाए तो मैंने 4 बरस प्रतीक्षा की है, जो पुलिस वालों के संदर्भ में कही जाती है, पुलिस लाइन में भेजा जाता है। मैंने अपने, जब मैं कलेक्टर था तो आपको ताजुब होगा कि मैंने अपने जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को फर्जी स्कॉलरशिप बांटने के लिए जेल भेजा था। और विधायकों को जब मैं जेल भेजने के लिए, क्योंकि उन्होंने झूठे और फर्जी प्रमाण पत्र आय के और जाति के जारी किए थे, तब मेरा तबादला हुआ। मैंने देखा कि किस तरह से भूमि सुधार के कानून लागू किया। यही नहीं, जब कमिश्नर था मैं, तो जो 30 वर्ष से मुकदमे चल रहे थे कोर्ट में, एक के पास आपको ताजुब होगा 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार एकड़ ज़मीनें थी। इस तरह से 4 सरदार मजेठिया हों, तमकुई राज के, उन सब के खिलाफ हमने मुकदमे चला करके और उनकी ज़मीनें निकाल करके किसानों को बांट दी। यही नहीं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हो, मायावती जी ने तो एक हद तक जाई। मायावती ने क्या किया, जब मैं खेल कूद में आरक्षण किया तो मायावती ने मुझे निलंबित कर दिया था। जब किसानों को मैंने उनकी ज़मीन पर कब्जा दिलाया दबंगों से, तो मेरा उसको लेकर के जितना उत्पीड़न हो सकता, यही समाजवादी पार्टी तथा कथित समाजवादी पार्टी के भगवती सिंह, मुलायम सिंह की पूरी पार्टी लगी थी जो मेरा उत्पीड़न करने के लिए। यानी इन सारे खिलाफ, इन सारे इस देश के संविधान को लागू करने के, भूमि सुधार के लिए, गरीब लोगों का, दूसरे लोगों को न्याय देने के लिए, हक देने के लिए मैं 35 वर्ष तक निरंतर संघर्ष करता रहा। और मेरा जब यहाँ उत्पीड़न किया गया तो आप लोगों को आश्चर्य हुआ कि मैं भाग करके भारत सरकार में शरण ली। और वहाँ भी मुझको ज्वाइंट सेक्रेटरी, जब हमारे साथ के लोग एडिशनल सेक्रेटरी, मुझको ज्वाइंट सेक्रेटरी इसलिए कि मुलायम सिंह यादव और इनके लोगों ने मेरी ACR नहीं भेजी थी, इसलिए मेरा सबसे बाद में एडिशनल सेक्रेटरी में प्रमोशन हुआ। और जबकि अपने आप जब ड्यूटी पहुंच गई थी तो मैं सीधे पहली बार हुआ कि पहली गो में मैं भारत सरकार में सेक्रेटरी के लिए पैनल हुआ। लेकिन मैंने कभी, जहाँ तक सिद्धांत है, मूल्य है, कानून के राज की स्थापना, कभी उसके लिए किसी स्तर पर पद ओहदे के लिए कभी समझौता नहीं किया। और मैं हमारा बोरिया बिस्तर बांधे रहता। आपको ताजुब होगा कि हमारी सेवा काल में हमने 1 सप्ताह से लेके 10 दिन तक और 2 महीने में हमारी तैनाती होती रही। 35 वर्ष में
लगभग मेरे 45 तबादले हुए होंगे, लेकिन मैंने कभी, जहाँ तक कानून का राज स्थापित करने के सिद्धांतों की बात, देश के नागरिकों को हक और न्याय देने की बात है, उसके साथ हमने कभी समझौता नहीं किया। और जो हमने सेवा काल में रह करके देश के लोगों की, देश के नागरिकों की सेवा की थी, उसी भावना से मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई कि फिर से संविधान की व्यवस्था और कानून का राज स्थापित किया जा सके। तो दोस्तों, आपने आज देखा कि आज हमारे साथ पूर्व IAS हरीशचंद्र जी मौजूद थे, जिनसे हमने SC/ST एक्ट को लेकर बात की, किस प्रकार एक्ट का प्रभाव पड़ रहा है समाज में, किस प्रकार से सरकार और सत्ता एक्ट बनाकर फायदा उठा रही है, किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, एक पीड़ित महिला द्वारा आवेदन किया गया है एक्ट के तहत, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। इसके अलावा आज हमने बात की संविधान के बारे में, बात की किस प्रकार के से संविधान का अपमान किया गया है हमारे देश में, किस प्रकार से आवारा पशु टहल रहे हैं, उसके लिए योगी सरकार और मोदी सरकार क्या कर रही है, अभी तक उसने कुछ नहीं सोचा है। और इसके साथ ही साथ आज हमने इनकी पार्टी, जिससे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी, उसके विषय में बात की और उसका क्या उद्देश्य है। हरीशचंद्र जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।